आज चाइना वर्ल्ड की टॉप सुपर पावर कंट्री में से एक है। वो कंट्री जिनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, वो कंट्री जो पॉपुलेशन में इंडिया से भी ज़्यादा है, वो कंट्री जो 1970s में पॉवर्टी से जूझ रही थी, वो कंट्री जिनको फार्मिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता था, आज उनकी डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में है। चाइना की ग्रोथ इतनी जल्दी कैसे हुई और वो जीरो से सुपर पावर कैसे हुई? China and Russia announced a new partnership. China into a global economic powerhouse, second in GDP. Xi Jinping should ideally be trumpeting his success. किसी भी कंट्री के लिए सुपर पावर का मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल नेशन होता है, और इसका एक्यूरेट मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी कंट्री जिनका इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में हो और जिनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1990s में इंडिया और चाइना की इकोनॉमी सेम चल रही थी, और आज के टाइम पे देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और ऐसा लगता है नंबर 1 की रेस में अमेरिका को टक्कर देते हुए ये पीछे छोड़ देंगी। पर सोचने की बात है, सिर्फ 70 सालों में चाइना की इकोनॉमी को इतना बड़ा बूस्ट कैसे मिला? ना ही इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल गैस, कोल, ऑयल थी, जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेजर रोल होता है। चाइना जल्द ही समझ गया उनकी स्ट्रेंथ पॉपुलेशन में छुपी यूथ मैन पावर है, जो कि अभी अनस्किल है, और उन्हें स्किलफुल बनाने के लिए सही ट्रेनिंग चाहिए होगी, जिसमें पैसे के साथ साथ टाइम भी लगेगा। इसलिए उन्होंने उस काम से स्टार्ट किया जो वहाँ के ज़्यादातर लोग जानते थे, जिसमें ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होती है, जो है एग्रीकल्चर। चाइना ने सबसे पहले फार्मिंग को गवर्नमेंट से प्राइवेट किया। इससे पहले फार्मर्स के पास खाने लायक ही पैसे बचते थे, अब उससे काफ़ी ज़्यादा बचने लगे, जिनका यूज़ फार्मर्स ने अपनी फैमिली को अच्छा खाना, अच्छी रहन सहन और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में डालने में लगाया, जो कि आगे जाके चाइना के लिए एक बड़ा एसेट बना और चाइनीज़ पब्लिक को पॉवर्टी से बाहर निकालने में की फैक्टर रहा। 1990s में ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में LG, पैनासोनिक, सैमसंग जैसी कंपनीज़ की डिमांड तेज़ी से बढ़ी, जो कि फ्रिज, रेडियो, टीवी और मोबाइल बेचते थे। डिमांड पूरी करने के लिए इन कंपनीज़ के पास ना ही लैंड थी और ना ही लेबर। यहीं पर चाइना की एंट्री होती है और स्टार्ट होती है चाइना की ग्रोथ की कहानी। चाइना ने इन कंपनीज़ को बहुत सस्ते रेट में चीप लेबर और लैंड देने की बात कही और अपने इधर प्लांट सेटअप करने को कहा, जो कि एक सक्सेसफुल डील रही, जिससे चाइना के लोगों को रोजगार मिला, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब चाइना के लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगे। जब लेट 90s में इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी का बूम हुआ, जिसमें कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल को प्रोडक्शन के लिए चीप लेबर और लैंड की ज़रूरत हुई, और इन कंपनीज़ को प्रोडक्शन के लिए न्यू फैक्ट्री बनाना काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। यहीं पर चाइना को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। चाइना, जो कि अब एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में था, इन्होंने उन कंपनीज़ को अपने साथ टाई अप करने को कहा और बदले में चीप लेबर और लैंड देने की बात कही, और साथ ही अपने साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने को कहा। और ऐसा करते करते चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जाने लगा। चाइना की कुछ लोकल कंपनीज़ ने इन कंपनीज़ की टेक्नोलॉजी को सीख उनसे भी सस्ते दामों में इनको बनाना और बेचना शुरू किया, जिससे कॉपी कैट कल्चर की शुरुआत हुई, जिन्हें वो सस्ते कंट्रीज़ में बेचने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना की अलीबाबा कंपनी को अमेजोन, गूगल और ईबे की कॉपी कहा जाता है। चाइना की इस ग्रोथ को लेकर कुछ एलिगेशन हमेशा से बनते रहे हैं, जैसे कि चाइना की कुछ कंपनीज़ को हमेशा कहा जाता है कि वो दूसरी कंपनीज़ की कॉपी करती हैं और वहाँ के लेबरों को फोर्स करके काम करवाया जाता है और उनकी स्लेवरी की जाती है। पर चाइना की गवर्नमेंट हमेशा उन एलिगेशन को मना कर देती हैं और कहती है हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।